स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पर। हम बिहार चुनाव को लेकर आपके सामने अलग अलग जो प्रमुख शख्सियत हैं इस चुनाव में उनको लेकर आ रहे हैं। आज हमारे साथ एक बहुत खास शख्सियत मौजूद हैं जो बिहार चुनाव के दौरान तो अहमियत रखते ही हैं, लेकिन चुनाव के बाद भी क्या कुछ होने वाला है उसमें भी उनकी बड़ी और अहम भूमिका हो सकती है। हमारे साथ जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव जी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है पप्पू यादव जी आपका। सर, जानना ये चाहूंगी कि आप इस बार एक नई ऊर्जा के साथ मैदान में है, एक नया अलायंस बनाकर आप मैदान में हैं। ये जो अलायंसेज अलग अलग बने हैं, कमोबेश एक ही तरह के वादे लोगों के सामने कर रहे हैं, तो आपको क्यों चुने, क्यों वैसी को ना चुने, क्यों महागठबंधन को ना चुने लोग? देखिए, मैं एक बहुत क्लियर है, मैं एक सेवक हूँ, मैं कोई शख्सियत नहीं हूँ। और बिहार के 13 करोड़ लोगों से एक परिवार का रिश्ता है, विश्वास का रिश्ता है, बेटे का रिश्ता है, कंप्लीट रूप से। जीवन के हर संकट में, हर मोड़ पर पप्पू यादव परछाई की तरह खड़ा रहता है। नरेंद्र मोदी, नीतीश जी और विपक्ष को जब जिम्मेदारी दी गई तो वो फार्म हाउस में सोए थे, सदन से भी गायब, पटना के पारी से भी गायब, एनआरसी में तो इस बार आपको लग रहा है कि बदलाव है, इस बार फर्क होगा? विपक्ष तो कहीं दिखता ही नहीं है ना। जब उनको जनता को खाना देने की और जनता के बीच जाने की जरूरत थी, तब वो मजे में ट्वीट खेलते हैं, तब वो फार्म हाउस में आनंद लेते हैं। कोरोना वायरस में हर लोग तक पहुंच सकता है। पटना में 19 दिनों तक हर परिवार के बीच पप्पू यादव बेटे की तरह सुबह दूध, दोपहर खाना, रात का खाना, खुद पूरा शरीर इन्फेक्शन हो गया। उसके बाद पप्पू यादव 19 दिनों तक, नीतीश कुमार तो 14 दिन, 12 दिनों के बाद 2 मिनट के लिए निकले, और सुशील मोदी जी तो हाफ पैंट पहन के पत्नी के साथ घर से भाग गए। उनके घर में 18 दिनों तक पप्पू यादव को, गार्ड को खाना पहुंचाना पड़ा। पड़ोसी हाथ जोड़ते रह गए, गिड़गिड़ाते रह गए, सुशील मोदी ने देखा तक नहीं। और वो भी उम्मीद करते हैं कि हमको वोट मिलना चाहिए। मुद्दे छाए रहेंगे बिहार चुनाव में? कोई मुद्दे नहीं छाएंगे। मुद्दे छाएंगे मजदूरों का पलायन और मजदूरों पर लाठी। अब मजदूरों को किसने बचाया? बाढ़ में आप कहाँ थे? और बिहार के यूथ की दुर्गति किसने की? बिहार के हालात को इस जगह पहुंचाने में देश के सबसे ज्यादा भूख से परेशान और भूख में सोने वाला जो बिहार बना है, ये जिम्मेदार कौन है? ये जिम्मेदार दोनों है ना। 15-15 साल है ना। लालू यादव का डर दिखाते हैं नीतीश कुमार, ऊंची जात को। हाँ। और नरेंद्र मोदी 15 साल, वो 15 साल पुराने याद दिलाते हैं। 15 साल अपनी बात करें ना। एनसीआर की रिपोर्ट में पहले मेरा आपसे एक सवाल ये कि पिछले जो 15 साल वो याद दिला रहे हैं लालू राज के, क्या उसका असर अभी भी है लोगों के मन पर? सर देखिए, एक बात मैं बताऊं, वॉशिंग पाउडर निर्मा, आप बार बार किसी चीजों को, जो बच्चा नीतीश कुमार के समय में पैदा लिया या 15 साल 12 साल का था, आज वो वोटर बना है, उसको लालू यादव का क्या पता? उसे वो कार्यकाल नहीं पता। लेकिन आप उसको भी उसके माँ बाप के द्वारा बताना चाहते हैं। लालू यादव जी ने कभी सोचा ही नहीं, वो सामाजिक न्याय में लगे रह गए। हो बुरा बाल, लेकिन अब बदलाव की बात हो रही है। अभी भी उसका जो परिवार है, हाँ, वो बैकवर्ड फॉरवर्ड में फंसे हुए हैं। जो उम्मीद करता हूँ, जो मैं देख रहा हूँ, जो भीड़ देख रहा हूँ, जो 20 मिनट पप्पू यादव को कीप साइलेंट सुन रहा है, औरतें आ रही हैं, बुजुर्ग सुन रहे हैं, यूथ सुन रहे हैं, मुझे लगता है कि बड़ा चेंजिंग है, बदलाव है। हंग असेंबली की ओर स्थिति दिखता है। लगातार आप भी बात कर रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है या उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है और उसको लेकर नाराजगी है। क्या ये अगर हंग असेंबली दिखाई देती है तो बीजेपी मजबूत पार्टी के तौर पर अभी भी उभरेगी क्या? क्योंकि बीजेपी को ऐसा लगता है कि वो, या जो राजनीति के लोग हैं, वो बहुत मजबूत होकर निकलने वाले हैं। बीजेपी बहुत मजे में रहती है, वो बोलते रहते हैं। देखिए, बीजेपी का बड़ा विचित्र कैरेक्टर है, कोई कसर बाकी नहीं रखा नीतीश कुमार को मारने में। बीजेपी का पूरा सांठगांठ एक बड़ी विपक्ष की पार्टी से भी लगभग तय है, आप इसको समझ लीजिए। अन्यथा उपेंद्र कुशवाहा, सहनी, मांझी को इस तरह मक्खी की तरह लात मार के नहीं भगाया जाता। लोकसभा में उसी को 5-3 टिकट देते हो और फिर यहाँ लड़की मार के भगाते हो। और बिल्कुल इंटरनल सांठगांठ है। चुनाव के बाद बीजेपी कहीं और होगी, कोई बीजेपी के साथ होगा। नीतीश कुमार को पता है बहुत
कि मेरा नीतीश कुमार कहाँ होंगे फिर? नीतीश कुमार को पता है कि मेरा इलाज बीजेपी कर चुके हैं, स्क्रिप्ट दिल्ली में लिखा जा चुका है। नरेंद्र मोदी जी आए तो सबसे पहले श्रद्धांजलि रामविलास पासवान जी और रघुवंश बाबू, दो सपूत की बात की और एक बार भी चिराग जी के बारे में चर्चा नहीं किया। जो उम्मीद नीतीश कुमार को होगी वो बोलेंगे चिराग पासवान के बारे में। आज चिराग पासवान ने कमर में गांठ बांध लिया है कि मैं मर जाऊंगा। बिहार विरोधी और बिहार का जो दुश्मन सबसे नंबर 1 बन गया है नीतीश कुमार। जो चिराग कहते हैं कि चिराग आएंगे तो बिहार, नीतीश आएंगे तो बिहार नाश हो जाएगा, और एक तरफ वो बीजेपी की बात करते हैं। तो आप नहीं समझ सकते हैं क्या चिराग कह सही रहे नीतीश कुमार के बारे में, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन बीजेपी तो उनके शागिर्द है ना नीतीश कुमार के। जब नीतीश खराब तो बीजेपी अच्छा कैसे? बीजेपी उससे ज्यादा बुरे हैं बिहार के लिए नीतीश से। लेकिन क्या बीजेपी की ये रणनीति काम कर जाएगी कि बीजेपी अपने आप को अलग करने में नीतीश कुमार से क्या सफल हो रही है? देखिए, नीतीश कुमार यदि दोषी है तो बीजेपी महादोषी है, इसको आप लिख लीजिए। एक मेरा सवाल आपसे मुसलमान वोटर को लेकर, ओवैसी और उनकी जो गठबंधन है उसको लगता है कि इस बार मुसलमान वोटर उनके साथ जाएगा या वो कम से कम उसमें पैठ बनाने में सफल होंगे? वो एक वैक्यूम बन रहा है लालू के नहीं रहने से, जिसमें वो अपनी पैठ बनाएंगे, उसमें वो पैठ बनाएंगे या आप पैठ बनाएंगे? ओवैसी चुनाव में आने से क्या हो गया? पप्पू यादव को एनआरसी में सिर्फ पप्पू यादव दिखे, लालू परिवार गायब, नीतीश गायब, मुलायम परिवार गायब। जो लोग अभी ओबीसी एक दिन नहीं आए, बाढ़ आया तो ओबीसी नहीं। ओबीसी और नरेंद्र मोदी बाहर से पैठ थोड़ी बनाएंगे। बिहार का ही कोई बिहारी बेटा, जब कोई दंगा हुआ, औरंगाबाद में दंगे हुए, भागलपुर में दंगे हुए, रोसड़ा में दंगा हुआ, किशनगंज में दंगा हुआ, अररिया में दंगा हुआ, पप्पू यादव सबसे पहले। तो वहां कहां से ओबीसी? तो आज आए कल चले जाएंगे। आप हैदराबाद में 7 सीट चुनाव नहीं लड़ते हो, 8वां सीट नहीं लड़ते हो। आप बंगाल, झारखंड में है, आपकी वही हसर हो गई। आप हर चुनाव में, अब मुझे तो यह लगता है इसकी भी पटकथा दिल्ली में लिखी गई। अच्छा, वो भी क्या? ये मायावती को देखिए, मायावती का कैरेक्टर देखिए ना, तलाक में बीजेपी को सपोर्ट कर दिया, 377 में भी वो बाहर निकल गए। मायावती कभी भी अपने आइडियोलॉजी के साथ खड़ी हो। वैसे भी क्या बीजेपी की बी पार्टी है? मायावती को आप देखिए ना, मायावती एंटी दलित और माइनॉरिटीज है, इसको आप लिख लो। वो बाबा साहब अंबेडकर और काशीराम जी का मुखौटा पहन के अब नहीं चलेगा। और मायावती कितने बार बीजेपी के साथ गए हैं और कितने बार सदन में वो पूरे हैं। और ओबीसी जी का जुमला ही अच्छा लगता है, क्योंकि उनको अपनी मार्केटिंग करनी है और बीजेपी को ओबीसी जी के द्वारा जिंदा रहना है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, आरएसएस और ओबीसी। क्या पहले सुनिए। जी हाँ, ठीक है। यदि आरएसएस को आप गाली देते हैं तो ओबीसी को अच्छा कैसे बोलिएगा, और ओबीसी को आप गाली देंगे तो आरएसएस को अच्छा कैसे बोलिएगा? ओबीसी को भी गाली आप नहीं दीजिए, वो भी अपनी राजनीति करता है, आरएसएस अपनी सबको गाली दे करके तो आप काम नहीं कर सकते। मेरा आपसे आखिरी सवाल पप्पू यादव जी, कि आपने कहा कि बहुत सी स्क्रिप्ट लिखी गई है, दिल्ली में लिखी गई है, बहुत सी पटकथाएं लिखी गई हैं, लेकिन बिहार की जनता जो फैसला करेगी, और आपने कहा कि अगर बदलाव होता है महागठबंधन के नेतृत्व में भी तो आप विचार करेंगे, आप किसके साथ जा सकते हैं? आरजेडी के नेतृत्व में सवाल ही नहीं उठता। कांग्रेस यदि कुछ सोचेगी तब कोई बात करिए, तब संभावना बन सकती है कि कोई बात की जाए। आरजेडी उसका हिस्सा ना हो, अपना नेतृत्व हटाए भाई, आरजेडी अपना नेतृत्व बदले और कांग्रेस पार्टी के बारे में सोचे, मजबूत नेतृत्व की बात करे तो फिर अन्यथा विपक्ष में बैठे। बहुत शुक्रिया पप्पू यादव जी, हमसे ये पूरी बात करने के लिए। पप्पू यादव जी को आपने सुना और उनके वादे जो तमाम हैं वो आपके सामने हैं, प्रतिज्ञा उनकी सामने है। 30 साल दूसरी पार्टियों को दिए हैं, अब उनको 3 साल दें, ये उनका वादा है। लेकिन क्या कहती है बिहार की जनता और क्या करने वाली है वो तो 10 नवंबर के बाद तय होगा। लेकिन किसी हद तक हमें ये जरूर समझ में आया कि पप्पू यादव जी का क्या प्लान ऑफ एक्शन है फिलहाल चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद भी। बहुत शुक्रिया TV9 भारतवर्ष के साथ जुड़ने के लिए। आपके साथ मैं सुमेरा खान, यहाँ पटना से। अड़ी
सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।